हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितने टॉपिक अब तक हम क्लास में पढ़ चुके हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। पहले तो ये बता दो। जैसे इनमें से कुछ अभाज्य संख्याएं मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखा दी है। जैसे ये अभाज्य संख्या है, ठीक हो गया। तो गुणनखंड का मतलब है कितनी संख्याओं के पहाड़े में आता है। जैसे 2 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। 3 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। 5 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। तो इसी तरीके अगर 7 का देखें तो ये 1 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है। तो देख सकते हैं कि इन सभी संख्याओं के कितने गुणनखंड हैं, 2। तो अभाज्य संख्याओं के जो कुल गुणनखंडों की संख्या होती है वो 2 होती है। ये तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया। ये एक और प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। इसमें एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका हमें विविधकर निकालना है। अब बच्चों याद है आपको कि विविधकर का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि d बराबर होता है b² - 4ac। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले a पता होना चाहिए कि क्या होगा, b पता होना चाहिए क्या होगा, c पता होना चाहिए क्या होगा। a हमारे पास है 8, b हमारे पास है 2 और c हमारे पास कितना है -3। तो d बराबर b की जगह हम कितना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 के प्लेस पे 4 ही लिखेंगे, a के प्लेस पे हम कितना लिखने वाले हैं 8 और ये जो c है इसके प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं -3। तो किसकी जगह क्या रखना है आपको वो यहां से देखना है। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब यहां पर देखें आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई तो करना है, पर यहां पर है माइनस और यहां पर भी है माइनस, तो ये माइनस माइनस तो पहले प्लस कर लो। अब हमें इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 96 और 96 में 4 ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, मेरा 100 आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ए ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है और इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप 14th। इसमें कहा है निम्न बंटन में बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। अब आपके पास ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, जरा इसको ध्यान से देखें। वर्ग अंतराल में यहां पर क्या है 1 है और यहां पर क्या है 10 है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो गया, 1 स्टार्ट हो गया और ये 20 स्टार्ट हो गया। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ग अंतराल है इनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग अंतराल को अगर ठीक से देखो तो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ये 31 से 40 और लास्ट में 41 से 50 है। तो आपने बहुलक वर्ग निकालने के लिए, जब आपने बहुलक वर्ग निकालना सीखा था तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास जो बंटन दिया होता था अगर वो 1 से 10 होता था तो फिर यहाँ पर 10 से ही स्टार्ट होता था, जबकि ऐसा नहीं है। तो पहले ये जो वर्ग अंतराल है इसको ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे ठीक करेंगे, आप याद रखें, इसमें इस तरफ वाली सभी संख्या को आप 0.5 से माइनस करेंगे और इस तरफ वाली सभी संख्याओं को 0.5 से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, 0.5 ही क्यों किया हमने, कुछ और क्यों नहीं किया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 पे तो खत्म हुआ लेकिन शुरुआत 11 से हुई है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, और 1 का आधा हो गया 0.2, इसलिए हमने ऐसा किया। अगर इन दोनों के बीच का अंतराल होता, मान लो ये होता 1 से 10 और फिर 12 से करके होता, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया था, 2। 2 का आधा कितना होता, 1। तो इस तरफ आप 1 से घटाते, इस तरफ आप 1 से जोड़ते। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स ये वाले हैं इन सबको 0.5 से माइनस करो। तो देखो 0.5 से माइनस करने के बाद आपके पास ये क्या आता है,
तो ये नंबर हो जाएगा, 1 को 0.5 से माइनस करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा। 11 में से 0.5 माइनस करो, ये करना आना चाहिए आपको, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10.5। ऐसे ही इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये 20.5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से 0.5 माइनस करोगे तो ये 30.5 आएगा। ऐसे ही इसमें से भी 0.5 माइनस करोगे तो ये 40.5 आएगा। ये तो एक बात हो गई। और इन सबके साथ आपको 0.5 जोड़ना है, तो इसके साथ 0.5 जोड़ूंगा तो ये तो आ गया 10.5, ये आ गया आपका 20.5, ये आ गया 30.5, ये आ गया आपका 40.5 और ये हो गया लास्ट वाला आपका 50.5। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने जो ये वर्ग अंतराल दे रखा था इसको बदल दिया। बारंबारता में कोई बदलाव नहीं आएगा, बारंबारता को आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे लिखा था, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा बारंबारता में। तो पहला है 10, दूसरा है 12, फिर है 20, फिर है 5 और उसके बाद क्या है 3 है। तो फाइनली हमारे पास जो बंटन सारणी है, बंटन है, ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको बहुलक वर्ग निकालना है, तो बहुलक वर्ग निकालने का तरीका मैंने सिखाया था कैसे निकालना होता है। सबसे पहले ये देखो, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 20 है। तो 20 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, बहुलक वर्ग। पर आपको बहुलक वर्ग नहीं निकालना है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा निकालनी है, मतलब ठीक है, मतलब छोटी सीमा। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 20.5, और यही हमारे पास बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। तो 20.5 हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी प्रश्न में कहा होता कि बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा निकालो, तो हमारा आंसर ये वाला होता। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला कर लिया हमने। तो अब हमारे पास ये 15th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक पासे को फेंका। आपको पता है पासे में संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6, ये सारी संख्याएं पासे में होती हैं। तो आपको पता है जब आप प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है उसमें नीचे क्या लिखते हैं आप, कुल परिणाम। तो पासे से हमें कुल कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, 6। तो इसलिए पासे वाले प्रश्न में नीचे हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब आपसे कहा है कि 3 से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पासे में विषम संख्या किसको कहते हैं, 1 3 और 6, ये क्या होती है संख्याएं, विषम संख्याएं होती है। ठीक हो गया। और सम संख्या क्या होती है पासे में, 2 4, अच्छा ये गलत लिख लिया, 5 होगा, 2 4 और 6, ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई आपकी। लेकिन आपको जो संख्या चाहिए वो 3 से बड़ी विषम होनी चाहिए। 3 से बड़ी संख्या तो ये होती है, पर विषम चाहिए, विषम। तो इनमें विषम कौन है, 5 है। ठीक हो गया। तो ऊपर 5 नहीं लिखेंगे बच्चों, ऊपर 1 ही लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो 3 से बड़ी कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। इन संख्याओं को नहीं उतारते हम कभी भी, इसमें यहां पर कभी भी इन संख्याओं को नहीं उतारते, इनकी कुल संख्या को उतारते हैं। तो नीचे हमने 6 इसलिए लिखा है कि कुल ये 6 है, और ऊपर हमने 1 इसलिए लिखा है कि 3 से बड़ी जो विषम संख्याएं हैं, पहले तो विषम संख्या होती हैं 1 होती हैं, 3 होती हैं और 5 होता है। तो 3 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है, ये है। कुल कितने हैं, ये 1 है, इसलिए 1 लिखा है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी प्रायिकता से संबंधित है। इसमें कहा है कि यादृश्या एक चुने गए लीप वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है। 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें बताना है। तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि लीप वर्ष क्या होते हैं। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उनको कहते हैं हम लीप वर्ष। ठीक है। और सामान्य वर्ष कौन से होते हैं, जिनमें कितने दिन होते हैं, 365। ये एक बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि जो लीप वर्ष में है उसमें एक दिन जो है एक्स्ट्रा होता है। क्या होता है, एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ये तो पता लग गया आपको। इसका भी आंसर मैं यहीं पर बता देता हूं, क्योंकि एमसीक्यूज है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको बताने में। तो अगली वीडियो में मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए आप याद रखें 2/7 ही होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों ये वाले प्रश्न हैं।
अभिकथन और तर्क वाले। ठीक हो गया। इस टाइप के प्रश्न को कैसे करते हैं मैं आपको जरा समझाता हूं, फिर हम इस पर आएंगे क्या है। तो जो प्रश्न है हमारे पास जरा उसको देख लेते हैं। ये है 20वां प्रश्न जिसको हमने करना है। अभी हम सिर्फ वही प्रश्न कर रहे हैं जो चैप्टर हमने क्लास में किया है। तो पहला हमें चेक करना है कि क्या ए और आर जो ये दो है, ये वाला कथन है, ये तर्क है। एक तरह से मान सकते हो कि इसको प्रश्न मान लो, इसको इसका उत्तर मान लो। तो आपको पहले ये चेक करना है कि दोनों के दोनों कथन सही हैं या गलत है। एक पासे को एक बार फेंकने पर उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो आपको पहले ये पता करना है कि ये वाला जो कथन है ये सही है या गलत है। पहले तो आप बताओ पासे में कुल संख्याएं कितनी होती हैं, कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं पासे से? 6। तो प्रायिकता वाले फॉर्मूले में 6 कहां जाएगा? नीचे लिखा है उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता। पासे में सम संख्या कितनी होती है? एक तो सम संख्या होती है 2, एक होती है 4 और एक होती है 6। तो कुल कितनी सम संख्याएं होगी? 3। तो ये हो गया 3/6। 3 के पहाड़े से कट जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1/2। तो ये जो आंसर आया है ये क्या है? पासे को फेंकने पे सम संख्या आने की प्रायिकता, जो इन्होंने भी इतनी ही लिखी है। इसका मतलब ये कथन सही है। ओके, अब इसका यहां पर कारण लिखा है, तर्क लिखा है। तो हर बार इसमें क्या होता है कि जो पहला वाला कथन होता है उसके बारे में कुछ लिख देते हैं और जो कुछ लिखते हैं उसका कारण नीचे लिखते हैं। अगर ये कारण सही है, अगर ये कारण सही है तो उस केस में हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, हम उस पर जाएंगे। तो पहले तो आपको पता लग गया कथन ए सही है। तो अगर हम ऊपर जाएं और ऊपर जाके देखें तो कथन ए सही है। जरा ये देखो, अभिकथन ए और आर दोनों सही है। इसका मतलब है एक तो ए ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि इसमें भी लिखा है अभिकथन ए सही है। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, इसमें भी कह रखा है अभिकथन ए सही है। तीसरे में लिखा है अभिकथन ए सही है, इसमें भी सही है। तो इसका मतलब अभी के लिए ए बी सी ऑप्शन में से हमारा कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अभिकथन ए गलत है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि हमने नीचे देख लिया कि हमारा जो अभिकथन है वो क्या है? सही है। चलिए अब आते हैं हम नीचे वाले पे। अब हमें पहले ये चेक करना है कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या 6 है। बिल्कुल सही है। और सम संख्याएं 2 4 6 हैं, ये भी सही है। तो एक तरह से कहा जाए जो आर दे रखा है, ये जो आर वाली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब है आर भी सही है। तो अब वो स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें आर सही है। देखो आर सही है, आर सही है, ये आर गलत है। तो फिर ये मैं पहले ही काट चुका था तो ये भी कट गया। इसका मतलब ए और बी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब आगे आते हैं। अब इसमें देखो कि मैंने जब इसको यहां पर समझाया कि ये पहले उत्तर 3/6 आ रहा था, फिर उत्तर 1/2 आया। तो ये उत्तर कैसे आया, मैंने जो समझाया वही तो उन्होंने भी समझाया है। इसका मतलब है कि ये जो प्रायिकता 1/2 आ रखी है, इसका जो परिणाम है इन्होंने ये समझाया है। तो परिणाम बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अभिकथन ए भी सही है और आर भी सही है। पहली तो ये बात होगी। फिर कहेंगे हम अभिकथन ए का जो तर्क दिया है वो तर्क भी सही है। तो अब आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है हमें इसके लिए लिखना है। तो ये जो 20 वाला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए ट्रू होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वाले प्रश्न को यहां पर करना था। तो अभी तक हमने जिन जिन चैप्टर्स को पढ़ लिया है उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज हमने यहां पर कर लिए।